हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम वीकली क्विज में नवंबर के 3 सप्ताह के करंट अफेयर ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करेंगे नवंबर का चौथा सप्ताह। इसका मतलब है कि हम 24 से लेकर 30 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके बाद दिसंबर का करंट अफेयर स्टार्ट होगा, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीकली क्विज। और आज कौन से सप्ताह के बारे में बात करेंगे? नवंबर का चौथा सप्ताह, मतलब 24 से लेकर 30 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करेंगे। और जिसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको ECTA कहा गया है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब FTA एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है इंडिया के साथ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कंट्री हमारे पास कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो जो पार्लियामेंट है ऑस्ट्रेलिया की, उसने इस बिल को अप्रूव कर दिया है जिसको नाम दिया गया है ECTA बिल, या इसको हम कह सकते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ DTAA बिल भी उन्होंने पास कर दिया है जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होगा? जितना भी टैरिफ है, 100% टैरिफ जो भी एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, जो भी टैक्स लिया जा रहा है किसी भी चीज़ के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इस एग्रीमेंट का नाम क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी जो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड है वो $31 बिलियन का है। लेकिन उम्मीद है इस FTA एग्रीमेंट के बाद इनका जो ट्रेड है वो अगले 5 साल तक $50 बिलियन तक जो है वो पहुंच सकता है, क्योंकि कोई भी ड्यूटी जो है वो उसके ऊपर नहीं ली जाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, ताकि सुसाइड केसेस से जो डेथ हो रही है उसको हम 10% तक कम कर सकें।
तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने इंडिया का पहला नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी जो है वो बनाया है। तो कब तक उम्मीद है कि 10% जो हमने सुसाइड से डेथ्स हो रही हैं उसको और कम कर देना है, ये करना है 2030 तक। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का योगदान है। जो ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है, सुसाइड केसेस को कम करना है 10% तक 2030 तक। इसके लिए कई एक्शन प्लान्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं और ये टाइम बाउंड है, मतलब इसमें प्रॉपर दिया गया है कि 1 साल के अंदर यहाँ तक पहुँचना है, 2 साल में यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि इंडिया के अंदर 1 लाख से ज़्यादा जो लाइव्स हैं वो चली जाती हैं 1 साल के अंदर सुसाइड के कारण। ये बहुत बड़ा जो है वो एक आंकड़ा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो सुसाइड के कारण जो है वो मर जाते हैं। तो सुसाइड जो है वो बहुत ही बड़ा कॉज है और खास करके जो 15 से लेके 29 साल के जो बच्चे हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सुसाइड केसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, पर लाख पॉपुलेशन के ऊपर जो है 11.3 तक पहुंच गए हैं। पहले 10.2 था, लेकिन अब पर लाख के पीछे जो है वो इतने जो 15 से 29 साल के बीच में बच्चे हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इसको रोकना है किसी तरह से, क्योंकि ये मेंटल एक लेवल है, इसको हमने किसी तरह से ठीक करना है। अगर कर लेते हैं तो हम इसको अचीव जरूर करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which state government has recently notified its first biodiversity heritage site? उस स्टेट की ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है जिसका नाम है अरित्तापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। नाम जरूर याद रखेंगे, अरित्तापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और ये कौन सी स्टेट है? ये है हमारे पास तमिलनाडु। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने लगभग 193 हेक्टेयर का एक एरिया, जो कि 2 एरियाज में फैला हुआ है, एक तो जो है वो अरित्तापत्ती एरिया में और एक मीनाक्षीपुरम में। तो इन दोनों का एरिया लेके 193 हेक्टेयर का इन्होंने डिक्लेयर किया है अपना पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, जिसका नाम है अरित्तापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और ये तमिलनाडु का तो पहला है, लेकिन इंडिया का 35th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। और ये नोटिफिकेशन स्पेशली इशू की गई है सेक्शन 37 को लेके, क्योंकि हमारा एक एक्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, तो उसके तहत जो है वो इसको डिक्लेयर किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि इंडिया से है और उनको रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। और वो कौन सी कैटेगरी के अंदर दिया गया है? एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है वो यूएनईपी की तरफ से कौन से इंडियन को दिया गया है? तो ये नाम क्या है? पूर्णिमा देवी बर्मन। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो वैसे तो हर साल जो है वो 5 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टर्स को ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें से इस बार एक इंडियन है। ये 5 जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टर्स होते हैं, इसमें एक बंदा जो है वो कंजर्वेशनिस्ट होगा, दूसरा जो है वो कोई एंटरप्राइज होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, तीसरा कोई इसमें इकोनॉमिस्ट होता है, चौथा जो है वो कोई वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट होता है, और जो 5वां बंदा होगा वो कोई वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट होता है। और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट को ठीक रखने के लिए या इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाया हो, या फिर उनके एफर्ट्स ऐसे हों जिन्होंने किसी तरह से जो पूरा इकोसिस्टम है हमारा, जो पूरा जनजातीय हमारा सिस्टम बना हुआ है, उसको हम किसी तरह से बचाने का काम करते हैं। और डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो हैं वो असम से बिलोंग करती हैं, ये आपने याद रखना है। और एक बायोलॉजिस्ट हैं इंडिया से जिनको ये अवार्ड जो है वो बेसिकली दिया गया एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी के अंदर। वो एक लाइक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं जिसका नाम है हारगिला हारगिला आर्मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हारगिला आर्मी जो है वो एक फीमेल ग्रास रूट कंजर्वेशन कैंपेन है। और जो हारगिलास हैं वो 5 पैरों वाला एक बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हो पक्षी होता है, जो कि वेटलैंड एरिया में रहता है, खास करके साउथ ईस्ट एशिया में और खास करके असम और बिहार के एरिया में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द बुक, उस बुक का नाम बताना है जिसको रिसेंटली 2022 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें इसको। और इस बुक का नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। और आपने याद रखना है इस बुक को लिखा किसने है? खालिद जावेद ने। इसने खालिद जावेद ने। लेकिन इस बुक को जब लिखा गया था तो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? उर्दू के अंदर। लेकिन बाद में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया, और ट्रांसलेट किस बंदे ने किया था? बरन फारूकी ने। बरन फारूकी ने। और इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश के अंदर। तो ये कौन से नंबर का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर है? 5th नंबर का। तो अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया है
कि 5th जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर जो है द पैराडाइज ऑफ फूड बुक के लिए मिला है। खालिद जावेद ने इस बुक को लिखा है, लेकिन इस बुक को ट्रांसलेट किसने किया है? बरन फारूकी ने इसको ट्रांसलेट किया है। और बुक को जगरनॉट बुक्स ने पब्लिश किया है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बुक को उर्दू में 2014 में लिखा गया था, लेकिन ट्रांसलेट इसको इस बार किया गया है। और पैराडाइज ऑफ फूड जो है वो 4th ट्रांसलेशन है जिसको जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है, लेकिन ऐसी पहली उर्दू बुक है, याद रखना, फर्स्ट उर्दू बुक है जिसको जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा शब्द जो है वो चुना गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्वेश्चन को आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा ये क्वेश्चन। और ये वर्ड है होमर, तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी की तरफ से ये वर्ड रिवील किया गया है, वर्ड ऑफ द ईयर होमर, जो कि एक अमेरिकन, आप कह सकते हो कि इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, जो कि मतलब रखता है होम रन इन बेसबॉल। होम रन इन बेसबॉल, ये इसका मतलब है। अब ये वर्ड ऑफ द ईयर क्यों है? क्योंकि एक वर्ड गेम है जिसका नाम है वर्डले, तो उसमें क्वेश्चन था कि होमर का मतलब बताना था या वर्ड बनाना था। तो ये मई के पहले सप्ताह में लगभग 75,000 बार जो है वो इस वर्ड को सर्च किया गया है, इसलिए इस शब्द को चुना गया कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में इसरो ने कौन सा सक्सेसफुल लॉन्च किया है जो कि रोहिणी RH-200 के नाम से जाना गया, जो कि एक साउंडिंग रॉकेट है और इसको लॉन्च किया गया त्रिवेंद्रपुरम केरला से। तो ये कौन से नंबर का जो है वो उनका कॉन्जिक्यूटिवली सक्सेसफुल लॉन्च है, और ये रोहिणी RH-200 साउंडिंग रॉकेट था और ये 200th लॉन्च था। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो एक हिंट है आपके लिए कि RH-200 लिखा हुआ है, तो 200 से भी याद रख सकते हैं कि ये 200th लॉन्च था, लेकिन ये 200 और उस 200 का मतलब जो है वो अलग अलग है। लेकिन सबसे पहले आपने 2-3 पॉइंट्स कि इसरो ने अपना 200th सक्सेसफुली लॉन्च किया है रोहिणी 200 को, जो कि साउंडिंग रॉकेट है, और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है त्रिवेंद्रपुरम केरला से। और जो ये RH-200 है एक सॉलिड मोटर पावर्ड एक्सपेंडेबल रॉकेट है, जो कि लगभग 70 किलोमीटर की हाइट तक जो है वो पहुंच सकता है, मतलब अपना पेलोड लेके जो है वो 70 किलोमीटर की हाइट तक जा सकता है और अपर एटमॉस्फेयर को जांच सकता है। और ये 200 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब बेसिकली है इसका डायमीटर, रॉकेट का डायमीटर जो मिलीमीटर में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कई वेरिएंट्स हैं इस रोहिणी के या RH के। एक आता है RH-300 मार्क 2 या MK2, और एक आता है रोहिणी 560 MK3। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि 17 मार्च को, जो कि एक्टर पुनीत राजकुमार का जन्मदिन है, उसको एज ए इंस्पिरेशन डे मनाया करेंगे? तो पुनीत राजकुमार जो है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? ये कर्नाटका से बिलोंग करते थे, और इनका जन्मदिन जो है वो इंस्पिरेशन डे के तौर पे मनाया जाया करेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक है, आप इसको स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। कर्नाटका के स्टूडेंट इसको नोट कर लें, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन का जो 12th एडिशन है, जिसमें बताया जाता है ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एंड सर्वे, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में जो अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा है, तो उसके बारे में बताया जाता है। तो इसको बोला जाता है ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे 2022-23। तो कौन सी यूनिवर्सिटी इंडिया में से हाईएस्ट रैंक है, मतलब इंडिया में से नंबर 1 है, और उसका ग्लोबल रैंक जो है वो 28th है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें। और ये यूनिवर्सिटी कौन सी है? IIT दिल्ली। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो सबसे पहली बात, ये 12th एडिशन है। दूसरा, टाइम्स हायर एजुकेशन की एक ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे है 2022-23 का, जिसको एक कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है HR कंसल्टेंसी इमर्जिंग, उसने इसको पब्लिश किया है। और इसमें 7 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ शामिल की गई हैं जो टॉप 250 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, जिसमें ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि जो बच्चे ग्रेजुएट होके जो है वो साथ ही साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें जो टॉप स्थान पे है वो कौन सा है हमारे पास? IIT दिल्ली। और IIT दिल्ली का जो ग्लोबल स्थान है पूरी रैंकिंग के अंदर वो 28th नंबर पे है। और आप ये भी कह सकते हो कि टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स में अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है जो है वो कौन सा है? IIT दिल्ली। और पिछले साल ये रैंक किया गया था 27th 2021 के अंदर। और IIT के बाद फिर आप कह सकते हो हमारे पास IISc बेंगलुरु भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु,
जो कि 58th नंबर पे है पूरे ग्लोबल रैंक के अंदर। फिर आता है हमारे पास आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे का स्थान जो है वो 72nd है। और ये 3 इंस्टीट्यूट्स ही हैं जो कि टॉप 100 में शामिल हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईसी बेंगलुरु और आईआईटी हमारे पास कौन सा है, मुंबई, या आप कह सकते हो बॉम्बे। लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड में टॉप यूनिवर्सिटी कहोगे ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी में, तो आएगा वो मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम एमआईटी भी बोलते हैं, जो कि कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो आपने ये सारी चीजें याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया बाइलेटरल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम है गरुड़ा शक्ति, और जो कि कहाँ पे हुई है, कारावांग में, वेस्ट जावा में, इंडोनेशिया में, 21 नवंबर 2022 को। देखो कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। सबसे पहले इंडिया और इंडोनेशिया की एक्सरसाइज है। सेकंड आपने याद रखना है इस एक्सरसाइज का नाम, गरुड़ा शक्ति जो है वो इसका नाम है। कहाँ पे हुई है ये एक्सरसाइज, ये हुई है इंडोनेशिया के अंदर या जावा पे ये एक्सरसाइज की गई है। और इस बार ये कौन सा एडिशन था, 8th एडिशन था। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। और ये बाइलेटरल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। और आप कह सकते हो कि इंडियन कॉन्टिजेंट जो है वो वहां पे पहुंचा है, और 13 दिन की ये एक्सरसाइज जो है वो स्पेशली की गई है इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस के साथ। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में आरबीआई ने स्पेशली अनाउंस किया है कि जो ओवरनाइट बैलेंसेस बैंक्स के पास पड़े रहते हैं, जो कि आरबीआई की कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनके पास रहते हैं, ओवरनाइट बैलेंसेस जो बैंक्स के पास हैं, अंडर द एसडीएफ। एसडीएफ का यहाँ पे मतलब है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब जो पैसा उनके पास ओवरनाइट बैलेंसेस में पड़ा रहता है वो एलिजिबल है लेवल 1 हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स के अंदर, अगर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को मापना है। तो सिंपल है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को मापने के लिए, देखने के लिए ओवरनाइट बैलेंसेस को भी आरबीआई जो है वो देखेगा कि कितना है, उसको भी साथ में लिया जाया करेगा। एसडीएफ का मतलब यहाँ पे क्या है, तो मैं पहले बता चुका हूँ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो एफ का मतलब क्या है, फैसिलिटी। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड होगा। और ये अनाउंसमेंट स्पेशली आरबीआई की तरफ से किया गया है क्योंकि बैंक्स का कंसर्न था कि एसडीएफ को फिर किस तरह से लेना है। मतलब जो एसडीएफ के अंदर उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, ओवरनाइट बैलेंसेस पड़े हुए हैं, उसको किस तरह से हम काउंट करें। तब ये आरबीआई की तरफ से क्लियर किया गया कि बिल्कुल आप उसको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के अंदर जो है वो शामिल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज को याद रखना है। और आपने एक चीज इसमें और याद रखनी है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है वो बासिल कमेटी की तरफ से बताया गया है कि बैंक्स को अपने पास कुछ रिस्क मैनेजमेंट एसेट्स जो है वो रखने होंगे, जिसको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के अंदर शामिल किया जाएगा। और कम से कम अगर बैंक के अंदर कोई रिसेशन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को कवर करके ही जो है वो आप अपने बैंक का सारा काम जो है वो करोगे। तो रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए बैंक का ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की शुरुआत जो है वो की गई थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बैंक का नाम बताना है जिसने रिसेंटली टाई अप किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि हम फर्स्ट ऐप को लॉन्च कर सकें जो कि इंडिया का फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड होगा। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग स्टूडेंट इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसका आंसर होगा। है क्या ये है इंडिया का फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। जैसे कि आप फास्टैग यूज करते हो कार के ऊपर, वैसे ये स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड होगा, जिसको आप किसी वॉलेट के ऊपर, अपने सेल फोन के ऊपर, अपने आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर चिपका सकते हो और एज ए डेबिट कार्ड जो है वो उसको यूज कर सकते हो। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये टाई अप किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कि हम जो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन की मदद से जो भी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होंगे उसमें हम स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा होगा, मतलब आप कह सकते हो कि लगभग 1/3 साइज का होगा ये डेबिट कार्ड, क्योंकि एक जस्ट एक कागज का टुकड़ा होगा जो कि चिपक जाएगा आपके वॉलेट के ऊपर, फोन के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो रेंटी कार्ड के ऊपर, जिसको आप किसी भी पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर जो है वो यूज कर सकते हो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एज पर द डेटा ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो सरकार की तरफ से एक डाटा दिया गया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इक्विटीज के अंदर है वो इंडिया के अंदर कम हो गई है। मतलब बाहर से जो बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है इक्विटीज के अंदर वो कम हो गई है। कितने परसेंट हो गई है, सिर्फ इस क्वेश्चन को स्लाइड से याद रखना है। ये हो गई है 14% कम। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो अपने याद रखना है कि ये डेटा जो स्पेशली दिया गया है 14% कम होने का, ये दिया गया है फर्स्ट हाफ ईयर का। मतलब आप कह सकते हो ये हाफ ईयर जो है
वो फाइनेंशियल ईयर 23 का है, मतलब अभी तक जो डाटा है वो सितंबर तक का है हमारे पास। इसके बाद क्या होना है वो अभी डाटा पूरे साल का बजट के अंदर जो है वो आपको पेश कर दिया जाएगा। लेकिन 14% कम हो गया है। पहले ये 31.15 बिलियन डॉलर था, अगर आप यहीं फर्स्ट हाफ देखोगे फाइनेंशियल ईयर 22 का, लेकिन अब ये कम होकर कितना रह गया 26.9 बिलियन डॉलर। और सिंगापुर जो है वो इंडिया के अंदर टॉप इन्वेस्टर है, ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली फ्रेंच नेशनल ऑर्डर दिया गया है, द इंसिग्निया ऑफ शेवलियर दे ला ऑर्डर नेशनल डू मेरिट। तो सिंपली याद रखें, फ्रेंच नेशनल ऑर्डर जो है वो फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से किसको दिया गया है, पायल एस कन्वर को दिया गया है। तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। पायल एस कन्वर जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, मतलब इफ्की के, और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडो फ्रेंच टाइज के अंदर, मतलब इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए ये अवार्ड जो है वो उनको स्पेशली एक फ्रांस के अंदर सेरेमनी करके दिया गया। क्वेश्चन को स्लाइड से भी आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से 10% स्टेक हर बैंक और हर, आप कह सकते हो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसने खरीदा है एक जॉइंट वेंचर कंपनी के अंदर जो कि आईओसीएल और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की है। तो आपने याद रखना है कि ये दोनों का जो जॉइंट वेंचर है उसमें 10% स्टेक जो है वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने खरीदा है। 10% स्टेक ही इसके अंदर जो खरीदा गया है वो एक्सिस बैंक की तरफ से खरीदा गया है, और 10% स्टेक ही जो है इसके अंदर आईसीआईसी बैंक की तरफ से खरीदा गया है। तो यहाँ पे बैंक हमारे पास हो जाएंगे आईसीआईसी और एक्सिस। तो आंसर क्या होगा, बोथ 2 एंड 3। तो आईसीआईसी एक्सिस बैंक जो है और साथ में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 10% ई स्टेक खरीदते हैं एक ज्वाइंट वेंचर के अंदर, और वो ज्वाइंट वेंचर जो है वो आईओसीएल और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, जो कि कहाँ पे है, नागापट्टनम तमिलनाडु के अंदर। और आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने 10% स्टेक जैसे ही खरीदा, तो इस 10% स्टेक के अंदर उनको 5,000 इक्विटी शेयर्स जो है वो दिए गए, जिनकी फेस वैल्यू सिर्फ कितनी थी, 10 रुपये। मतलब उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे 50,000 रुपये की है, हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर बैंक की मतलब, और साथ में लाइफ इंश्योरेंस और कंपनी की एसबीआई की। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो 180 दिन के अंदर जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, और ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट के अंदर उनको हिस्सेदारी मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में इंडिया कैरिड आउट ए सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3। और ये अग्नि 3 का जो परीक्षण है वो कहाँ से किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया, ओडिशा से किया गया। और अग्नि 3 जो एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज कितनी है किलोमीटर्स में। तो सिंपल है, हम ये टेस्टिंग करते रहते हैं अग्नि मिसाइल की, और ये अभी रिसेंटली एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से की गई ओडिशा से, और इसकी रेंज जो है वो कितनी है, 3000 किलोमीटर है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। तो याद रखना है अग्नि 3 जो है वो एक थर्ड वेरिएंट है अग्नि मिसाइल सीरीज का, जो कि 16 मीटर जो है वो लंबी मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है वो 3000 किलोमीटर है। और आपने ये भी याद रखना है कि ये लगभग जो है वो 48 टन जो है वो इसका वेट है, और ये लगभग 1.5 टन का पेलोड जो है वो उठा सकती है। आप और भी अग्नि मिसाइल की जो सीरीज है उसके बारे में याद रख सकते हैं, जैसे अग्नि 1, उसकी रेंज 700 किलोमीटर तक की है। अग्नि 2 की नाम से पता लग रहा है 2000 किलोमीटर, 3 की 3000 किलोमीटर, 4 की 4000 किलोमीटर, और अग्नि 5 जो कि लॉन्गेस्ट रेंज है उसकी 5000 किलोमीटर तक चली जाती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टू स्टॉप द हीरोइन स्मगलिंग। तो जो ड्रग है हमारे पास हीरोइन, उसकी स्मगलिंग को हमने रोकना है, तो डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गियर बॉक्स। तो इसको स्लाइड से ही क्वेश्चन को याद रखें, और ये स्पेशली किया गया है ताकि हम इस तरह की स्मगलिंग को रोक सकें। और रिसेंटली कैलकाटा पोर्ट के ऊपर जो है वो हमने 39.5 किलो की जो हीरोइन है वो पकड़ी है, और हीरोइन को एग्जामिन किया गया नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत, और इसलिए इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन गियर बॉक्स, क्योंकि ये जो लाइक गियर बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर जो है वो इसको लेके आते हैं छुपा के, तो इसलिए इसका नाम है ऑपरेशन गियर बॉक्स। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में गुरदीप रंधावा ऐसे पहले इंडियन बन गए हैं जिनको स्टेट प्रेसिडियम में अपॉइंट किया गया है, कौन सी कंट्री के स्टेट प्रेसिडियम में अपॉइंट किया गया है, और ये स्टेट प्रेसिडियम का नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन में इनको अपॉइंट किया गया है,
और ये ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी की। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो गुरदीप सिंह रंधावा जो कि एक इंडियन ओरिजिन जर्मन नेशनल है, वो अपॉइंट किए जाते हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के प्रेसिडियम के अंदर। और पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन को किसी भी स्टेट के प्रेसिडियम में अपॉइंट किया गया हो, स्पेशली इन जर्मनी। और ये उनका कमिटमेंट है पार्टी को लेके, इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके उनका हार्ड वर्क है, लीडरशिप क्वालिटी है। और अगस्त 2022 में ये अनाउंसमेंट स्पेशली की गई थी, लेकिन अब अपॉइंटमेंट जो है वो स्पेशली कर दी गई है कि इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए गुरदीप रंधावा होंगे, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का पार्ट होंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, Which Indian state is rated highest among states in terms of the operating environment in 8th annual on doing business in India, the UK perspective report? और ये यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से रिलीज की गई है। तो कौन सी स्टेट जो है वो सबसे बेहतर स्टेट है अगर हम डूइंग बिजनेस इन इंडिया के अंदर देखें, और साथ ही साथ या इंडिया में बिजनेस करने के लिए कौन सी स्टेट जो है वो बेहतर मानी गई है, इन्वायरमेंट जो है वो उसका अच्छा माना गया है? यूके परस्पेक्टिव रिपोर्ट है ये। और इस रिपोर्ट के अंदर सबसे आगे आया है महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो यूनाइटेड किंगडम इंडियन बिजनेस स्कूल की तरफ से इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। ये 8th एडिशन था इस रिपोर्ट का, और इस रिपोर्ट के तहत ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट जिसमें बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है, वो स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर इसमें गुजरात, फिर आता है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो ये रिपोर्ट स्पेशली यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से दी गई है, और इसमें लगभग 111 यूके बिजनेसेस और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की स्टडी शामिल है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नवंबर 2022 में इंडियन नेवी ने कौन से एडिशन में पार्टिसिपेट किया एक बायलैटरल एक्सरसाइज में, जिसका नाम है नसीम अल बहर या सी ब्रीज एक्सरसाइज कह देते हैं, और ये कौन सी कंट्री की नेवी के साथ हुई है? ओमान की। तो पहला पॉइंट आपने याद रखना, एक्सरसाइज का नाम नसीम अल बहर या सी ब्रीज एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ हुई है? ओमान के साथ हुई है। तीसरा इसमें आप याद रख सकते हो कि ये नेवी की एक्सरसाइज है। चौथा आपने याद रखना है कि ये कौन से नंबर का एडिशन है? 13th नंबर का एडिशन है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और ये एक्सरसाइज 3 फेज में की गई। एक तो बंदरगाह फेज होता है, हार्बर फेज होगा, एक सी फेज होगा, एक समुद्र फेज होता है, और इसमें एक फेज और था जिसको कहा गया है डेब्रिफ फेज। तो वो भी एक अलग फेज है जिसमें कुछ जो है वो अड़चन लगाई जाती है, उसको किस तरह से पार करती हैं दोनों कंट्रीज, वो दोनों कंट्रीज आपस में सुनिश्चित करती हैं। तो इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पे इंडियन नेवी का एक शिप जिसका नाम है त्रिकंड, वो वहाँ पे पहुंचा। एक पेट्रोल वेसल पहुंची, आईएनएस सुमित्रा जो है वो वहाँ पे पहुंची, और एक डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट वहाँ पे पहुंचा जिसने इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेशन दी, नसीम अल बहर, जो कि इंडिया और ओमान की एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन है, एशियन रिच लिस्ट 2022 जो है वो रिसेंटली रिलीज की गई नवंबर 2022 में। यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक और उनकी वाइफ हैं अक्षता मूर्ति, जो कि इस लिस्ट के अंदर कौन से रैंक पे आते हैं ये आपने बताना है। तो इसमें पूरी लिस्ट के अंदर वो आते हैं 17th रैंक के ऊपर। तो सेकंड आंसर भी नहीं हो सकता, 15th मतलब फोर्थ आंसर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर जो है वो या तो फर्स्ट होगा या फिर थर्ड होगा। तो यहाँ पे तो हम लिख देते हैं कि वो 17th नंबर पे आते हैं। और कौन सी फैमिली जो है वो इसमें टॉप करती है, या कौन से पर्सन इसमें टॉप करते हैं 8वीं बार लगातार, और ये है हिंदुजा फैमिली। तो आंसर क्या होगा इसका? 17। तो 3 आंसर होगा। तो यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति, जो कि एनआर नारायणन मूर्ति की बेटी हैं, को फाउंडर हैं इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर इन्फोसिस के। तो उनकी बेटी जो है वो ऋषि सुनक को मैरिड हैं। तो एशिया की रिच लिस्ट में उनको शामिल किया गया है, और इस प्रोफाइल के अंदर 101 एशियंस जो हैं वो शामिल हैं जो कि यूके में रहते हैं। और पहली बार हुआ है कि उनको इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया, और उनका रैंक जो है वो कौन सा है? 17th है। और उनकी एस्टिमेटेड जो टोटल वेल्थ है वो 790 मिलियन पाउंड्स हैं, 790 मिलियन पाउंड्स। और एशिया की रिच लिस्ट में टॉप करते हैं हिंदुजा फैमिली 8वीं बार लगातार, और इनकी टोटल नेटवर्थ जो मानी गई है वो 30.5 बिलियन पाउंड्स जो है वो मापी गई है, जो कि 3 बिलियन पाउंड जो है वो पिछले साल से अधिक है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आते हैं, नवंबर 2022 में अनवर बिन इब्राहिम जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 10th प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के? तो सिंपली याद रखना है अनवर बिन इब्राहिम, और ये बने हैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा।
तो मलेशिया के जो किंग हैं सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, याद रख सकते हो आप नाम अगर आपने अपनी नॉलेज के लिए याद रखना है, तो उन्होंने अनवर इब्राहिम को मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया है। इससे पहले जो 9th प्राइम मिनिस्टर थे मलेशिया के, उनका नाम था इस्माइल साबरी याकूब। नाम याद रह गया तो ठीक है, अदरवाइज आपने 10th प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है वो जरूर याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में इंडिया वन द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन वाइस प्रेसिडेंसी। तो इंडिया को इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की वाइस प्रेसिडेंसी मिल गई है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड की चेयर भी मिल गई है 2023 से 25 के लिए। और हु वाज इलेक्टेड एज द आईईसी वाइस प्रेसिडेंट एज ऑफ नवंबर 2022। तो किसको वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, क्योंकि इंडिया को वाइस प्रेसिडेंसी मिली है, तो अपने याद रखना है ये पर्सनैलिटी है विमल महेंद्रू। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो एक तो टाइम पीरियड इसमें थोड़ा सा आपने देख लेना है, 23 से लेकर 25 तक विमल महेंद्रू हैं जिनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, क्योंकि इंडिया को वाइस प्रेसिडेंसी मिली है और उसको 90% से अधिक वोट्स मिले हैं जब ये वोटिंग की गई कि किसको वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनाना है। और आईईसी की मतलब इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन की एक जनरल मीटिंग की गई थी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वहां पे ये डिसाइड किया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में वाई 12705 जिसको मार्मेगांव नाम दिया गया है, ये सेकंड शिप है प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का। ये दिया गया है मार्मेगांव जो सेकंड शिप है इंडियन नेवी को। कौन सी कंपनी की तरफ से इसको बना के जो है वो इंडियन नेवी को समर्पित किया गया है, और ये कंपनी है मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो वाई 12705 या मार्मेगांव जो है वो मैसेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से बनाई गई है और इसको डिजाइन किया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो की तरफ से। और शिप को वैसे लॉन्च जो है वो 2016 में किया गया था, जिसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 7400 टन है, 7400 टन। और मैक्सिमम स्पीड जो है वो कितनी है इसकी? 30 नॉट्स। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2022। तो 2022 का जो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता है उसको खत्म करने के लिए एक दिन बनाया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से। वो कौन से दिन मनाया जाता है, उसका थीम क्या रखा गया इस बार? यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो हमें कुछ ना कुछ इकट्ठे करना पड़ेगा, कुछ ऐसा एक्ट करना पड़ेगा, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम वुमेन या जो लड़कियां हैं उनके खिलाफ जो वायलेंस हो रही है उसको हम खत्म कर सकें। और ये दिन मनाया गया 25 नवंबर 2022 को। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था एग्जैक्ट ईयर 2000 में 25 नवंबर को। और इसी के साथ जो है ये पूरा कैंपेन चलाया गया जिसका नाम था यूनाइट कैंपेन जो है वो 25 नवंबर को स्टार्ट किया गया। 10 दिसंबर तक बेसिकली ये कैंपेन चलेगा। 10 दिसंबर मतलब ये 16 दिन का पूरा कैंपेन हो गया जिसमें लोगों को यूनाइट करना है ताकि औरतों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको हम खत्म कर सकें। और 10 दिसंबर इसलिए दिन चुना गया क्योंकि ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे होता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। इसी दिन नोबेल प्राइजेस जो हैं वो दिए जाते हैं ऑफिशियली। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आरबीआई के साथ बातचीत की ताकि दिसंबर 31 डेडलाइन रख दी जाए ताकि वॉल्यूम कैप को, जो भी यूपीआई पेमेंट्स की हिस्सेदारी में आते हैं उसका वॉल्यूम कैप जो है वो कम कर दिया जाए। और अभी वैसे कोई वॉल्यूम कैप नहीं है, तो इसलिए 2 कंपनीज का बहुत बड़ा योगदान है इस यूपीआई ट्रांजैक्शंस के अंदर। एक गूगल पे है और एक फोन पे है। लगभग पूरा मार्केट शेयर इनके पास 80% तक का है। तो 2 ही कंपनीज के पास इतना बड़ा शेयर है तो कल को कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, मोनोपोली बन सकती है। कल को ये कंपनीज फेल हो जाती हैं तो किसी ना किसी तरह से पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो है वो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए इसके अंदर 30% इसका करने का जो है वो सोचा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। मतलब एक कंपनी जो है वो 1 साल के अंदर ग्रॉस ट्रांजैक्शन जो है वो 30% तक ही कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको सोचा जा रहा है और 31 दिसंबर इसकी डेडलाइन रखी जा सकती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कौन सी कंट्री के नए चीफ ऑफ आर्मी अपॉइंट किए गए हैं? ये किए गए हैं पाकिस्तानी आर्मी के। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर जो कि आप कह सकते हो जावेद बाजवा जी को रिप्लेस करेंगे। जावेद बाजवा बहुत ही बड़ा नाम है पाकिस्तानी आर्मी के अंदर,
क्योंकि ये उनके चीफ थे आर्मी के, और साथ में कई पॉलिटिकल इश्यूज में इनका नाम जो है वो लिया गया। और अब कंट्री का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है इनको अपॉइंट करके। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर नाम जो है वो आपने जरूर याद रखना है। और इससे पहले ये आईएसआई को जो है वो लीड कर चुके हैं, और फर्स्ट मुल्ला जनरल हैं, ये आपने याद रखना है, फर्स्ट मुल्ला जनरल हैं जो आर्मी के चीफ बने हैं। और ये मेजर इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया के लिए, जहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम पीरियड के अंदर कि इंडिया के साथ कुछ जो कोल्ड वॉर टाइप है वो यहाँ पे वर्ड्स के अंदर जो है वो या शब्दों के थ्रू जो है वो पास हो सकती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट्स इसमें से इनकरेक्ट हैं अगर रिसेंटली 19th मीटिंग देखें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, जो कि नवंबर 2022 में हुई है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किस चीज की है? ये साइट्स की है, CITES। इसका मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना हेल्ड इन पनामा सिटी। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि साइट्स एक ऐसी कन्वेंशन है जिसमें जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, जो जानवर होते हैं, उनका इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर रोक लगाई होती है। तो वो नियम कानून क्या है वो साइट्स के अंदर बेसिकली बताए गए हैं। तो रिसेंटली उसकी 19th मीटिंग हुई है, COP19 हुई है। कहाँ पे हुई है? पनामा सिटी के अंदर। बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगली आते हैं इंडियन डेलीगेशन। तो इंडिया को किसने लीड किया? चंद्र प्रकाश गोयल जी ने, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट हैं एंड स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो ये भी बात जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और COP19 के अंदर जो कि साइट्स की हुई है उसमें प्रपोज किया गया है और अप्रूव भी कर दिया गया है इंडिया के प्रपोजल को कि जो लेथ सॉफ्टशेल टर्टल है और साथ में इंडिया का फ्लैपशर टर्टल है उसको अपेंडिक्स 3 से निकाल के अपेंडिक्स 1 में शिफ्ट कर दिया है साइट्स के अंदर। और अपेंडिक्स बेसिकली 1 जो है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उसको वहाँ पे शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ गलत है, इंडियन फ्लैपशर टर्टल जो है वो नहीं है, सॉफ्टशेल टर्टल जो है वो ज़रूर रखा गया है, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह, इंडियन फ्लैपशर टर्टल की जगह यहाँ पे है रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल। ये आपने याद रखना है। 2 टर्टल हैं, एक तो लेथ सॉफ्टशेल टर्टल है, एक रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल है। और इसको अपेंडिक्स 2 से निकाल के, ना कि 3 से, अपेंडिक्स 2 से निकाल के 1 में शिफ्ट किया गया। जनरली 2 कैटेगरी शिफ्ट नहीं होती, आपने ये याद रखना है। ऐसे नहीं कि 3 से 1 हो जाएगा, ऐसे नहीं कि लाइक 2 से 4 में चला जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो एक ही जो है वो शिफ्टिंग की जाती है, 2 से 1 में शिफ्ट हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई। COP19 जो साइट्स है उसने एक्सेप्ट किया है प्रपोजल कि जो सी कुकम्बर्स हैं उनको अपेंडिक्स 2 में जगह मिलेगी साइट्स के। तो ये भी यहाँ पे इन्होंने अनाउंस जो है वो कर दिया है, ये भी बात सही है। तो सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो तीसरी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? क्योंकि राजनाथ सिंह जी अभी विजिट करके आए हैं कंबोडिया में, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कंबोडिया के अंदर हुआ, क्यों गए थे वो कंबोडिया, उस बात के ऊपर फोकस करते हैं। तो राजनाथ सिंह जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, वो 2 दिन के दौरे पे कंबोडिया में पहुंचे और पहली बार इंडिया एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे हुई? सियम रीप में हुई, जो कि कंबोडिया में है। और ये 45th एनिवर्सरी थी इंडिया एशियन रिलेशंस की। ये बात गलत है, ये 30th एनिवर्सरी थी इंडिया एशियन रिलेशंस की। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। तो उन्होंने 9th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस के अंदर जो है वो भाग लिया, जो कि सियम रीप में हुई कंबोडिया के अंदर 23 नवंबर 2022 को। जगह आपने याद रखनी है कि कहाँ पे हुई है, कंबोडिया में हुई है। तो यहाँ पे ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने प्रपोज किया 2 नए इनिशिएटिव्स खास करके औरतों के लिए, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में और मेरीन प्लास्टिक पोल्यूशंस के अंदर। तो ये भी बात जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 2 स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं। करेक्ट पूछा है तो आंसर क्या होगा? ओनली बी एंड सी। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में कासिम जोमार्ट कैमिल्यूली तोकायाब, उनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री का? तो फर्स्ट 2 जो वर्ड हैं वो याद रखें, कासिम जोमार्ट। इनको रिसेंटली प्रेसिडेंट लगाया गया है कौन सी कंट्री का? कजाकिस्तान का इनको प्रेसिडेंट लगाया गया है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये नई बार इलेक्ट हुए हैं, ये री इलेक्ट किए गए हैं। तो आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो री इलेक्ट करके प्रेसिडेंट दोबारा से कौन बन गया? कासिम जोमार्ट बन गए हैं। और कासिम जोमार्ट जो हैं वो उन्होंने 2019 के इलेक्शन में बहुत ही पुराने नूर सुल्तान जी को हराया था, जो कि मतलब इतने फेमस थे कि नूर सुल्तान कैपिटल का नाम जो है वो उनका रखा गया था।
तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कजाकिस्तान ने रिसेंटली अपनी कैपिटल को दोबारा से नूर सुल्तान जो है वो बेसिकली हटा के अस्ताना कर दिया गया है। अदरवाइज इन्होंने पहले कैपिटल जो है अपनी नूर सुल्तान रख दी थी। और आपने याद रखना है कजाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अली खान सुमाइलोव हैं, और कैपिटल जो है वो अस्ताना है, और करेंसी जो कजाकिस्तानी टेंगे है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली प्रमोटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर खास तौर से काम करता है, और इसकी शुरुआत 1965 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आनंद है, और मिल्क रेवोल्यूशन के साथ जनरली जुड़ा हुआ है। मिल्क रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वर्गीस क्यूरियन की याद आती है। और यहाँ पे बात करें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के नए मैनेजिंग डायरेक्टर, और वो बनाए गए मिनेश सी शाह। आंसर याद रखेंगे क्या होगा इसका, 4 होगा। और मिनेश सी शाह जो है वो अभी एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे थे, और एक्टिंग चेयरमैन का जो टाइम पीरियड था वो नवंबर 2022 में खत्म हो गया था, 30 नवंबर को। इसलिए अब उनको परमानेंट मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो बेसिकली बना दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी रिसेंटली एक्वायर की गई है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ से 6-7 हजार करोड़ रुपए में। तो अभी जो है वो एग्जैक्टली डील जो है वो बताई नहीं गई है कि कितने करोड़ रुपए में किया गया है। लगभग आपको हर न्यूज़पेपर में यही मिलेगा कि 7,000 करोड़ के लगभग डील जो है वो साइन की गई है। और इन्होंने किस कंपनी को खरीदा है, वन एंड ओनली एंड मोस्ट फेमस कंपनी बिस्लरी। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरफ से इस कंपनी को अक्वायर कर लिया गया है, जो कि एक ड्रिंकिंग वाटर कंपनी, जो कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी है। और आपने कई बॉटल जो है वो बिस्लरीज की देखी होंगी पानी की, तो वो बेसिकली अब टाटास की तरफ से जो है वो आगे बढ़ाई जाएंगी। और जो करंट मैनेजमेंट है बिस्लरी की, वो अगले 2 साल तक इस प्लांट को संभालेगी, या अलग अलग प्लांट्स को देखेगी, उनकी मैनेजमेंट टीम को देखेगी। और इनके प्रोफेशनल टीम के जो सीईओ हैं वो हैं एंजेलो जॉर्ज। एंजेलो जॉर्ज। अगला है, चाइना ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपना फर्स्ट मून बेस जो है वो बनाएंगे, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड होगा। और कौन से ईयर तक ये अपना मून बेस बना लेंगे, ये बना लेंगे 2028 तक। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो चाइना ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक बेस बनाने वाले हैं, एक जगह बनाने वाले हैं मून के ऊपर। अपना एक चाइना का अलग से बेस होगा जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो लैंड कर सकते हैं, जहाँ पे वो रुक सकते हैं। और ये कुछ ही सालों में बन के तैयार हो जाएगा, मतलब 2028 तक बन के तैयार हो जाएगा। और नासा के लिए अब चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखने वाला कंट्री अब चाइना हो चुका है। क्योंकि चाइना पहले भी बता चुका है कि हम जो हैं वो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, और लगभग इस साल के एंड तक जो है वो शायद वो कंप्लीट भी हो जाए। तो इसका मतलब जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन चाइना का नया स्पेस स्टेशन जो है वो वहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो चाइना के स्पेस स्टेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चाइना की डोमिनेंस को किसी तरह से रोका जा सके, या फिर हम ये कर सकते हैं कि चाइना के साथ जो है वो किसी तरह से समझौता किया जा सके। और चाइना के साथ समझौता करेंगे नहीं तो इसका मतलब डोमिनेंस को कम करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशनल डे या संविधान दिवस 2022 जो है वो इंडिया में मनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, तो इसलिए इसको संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशनल डे कहा जाता है, 26 नवंबर 2022 को। और 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद जो है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली बन के तैयार हुआ था। और जो थीम था कॉन्स्टिट्यूशनल डे का वो आपने याद रखना है। थीम क्या है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और इसको हम कहते हैं भारत लोकतंत्र की जननी। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो नोडल एजेंसी है जो इस बार का कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो है वो मना रही है। और 73rd एनिवर्सरी थी इस बार अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। यह आपने खास तौर से याद रखना है। नेशनल मिल्क डे 2022 जो है वो पूरे इंडिया में कब मनाया गया, क्योंकि ये 101st बर्थ एनिवर्सरी थी वर्गीस क्यूरियन की। तो हम पहले भी वर्गीस क्यूरियन की बात कर रहे थे जब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात कर रहे थे कि उनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो मिनेश सी शाह जो हैं वो चुने गए हैं। तो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर वर्गीस क्यूरियन, उनकी 101 बर्थ एनिवर्सरी, तो उस दिन नेशनल मिल्क डे जो है वो मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल डे होता है। इस तरह से याद रखें, 26 नवंबर 2022 को। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो नेशनल मिल्क डे, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम इस दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर स्पेशली इस दिन को ऑर्गेनाइज किया गया। और इसी दिन नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो हैं वो हाईएस्ट अवार्ड्स होते हैं डेयरी सेक्टर के अंदर या पशुपालन के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
नवंबर 2022 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से लगभग 4000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो दिया गया है ताकि मछलीपट्टनम ग्रीन फील्ड सी पोर्ट जो है वो बनाया जा सके, उसका निर्माण किया जा सके। तो कौन सी स्टेट में ये मछलीपट्टनम ग्रीन फील्ड सी पोर्ट जो है वो स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो लोन जो है वो स्पेशली मछलीपट्टनम पोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है और इसमें जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है पूरे पोर्ट की वो लगभग 5200 करोड़ रुपए की है, जिसमें बाकी पैसा जो है वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं उन्होंने कह दिया है कि हमारी तरफ से दिया जाएगा और जो पैसा है कुछ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से एज ए लोन लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में ऐसे पहले कोरियन लैंग्वेज सीरीज कौन सी है जिसको इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया? ऐसी कोरियन लैंग्वेज, फर्स्ट कोरियन लैंग्वेज सीरीज है जिनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया और इस सीरीज का नाम है द किंग्स अफेक्शन। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस, जिसको हम लाइक इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के नाम से जानते हैं, किंग्स अफेक्शन जो कि बहुत ही फेमस कोरियन लैंग्वेज सीरीज है और इसको इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया। ये 20 एपिसोड का शो जो है वो बेस्ट टेलीनोवा कैटेगरी के अंदर जो है वो शामिल किया गया और इस बार ये 50th एडिशन था इंटरनेशनल एमी अवार्ड का। और इसका पूरा आयोजन जो है वो 21 नवंबर को किया गया। कहाँ पे किया गया? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, यूएसए में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जंजरा माइन या जंजारा माइन जो है वो हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड माइन है पूरे इंडिया की। हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग लेकिन मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड माइन। और ये जंजरा या जंजारा माइन जो है वो कहाँ पे स्थित है? जंजारा माइन जो है वो दोस्तों स्थित है वेस्ट बंगाल के अंदर। एक स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखना है स्लाइड से। आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो 3.5 मिलियन टन हर साल की कैपेसिटी जंजरा माइन हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड माइन है पूरे इंडिया की, याद रखना है। और कंट्री की हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कोल माइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये ईस्टर्न कोल फील्ड के अंदर जो है वो आती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री रिसेंटली एक एक्सरसाइज करती है जिसका नाम है हरिमाओ शक्ति एक्सरसाइज 2022 और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया की कौन सी कंट्री के साथ? तो आपने याद रखना है ये एक्सरसाइज की गई है मलेशिया के साथ। तो आंसर होगा इसका 4। नाम क्या है? हरिमाओ शक्ति। और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मलेशिया के बीच में और ये 28 नवंबर को स्टार्ट हो गई थी। अभी ये 12 दिसंबर को जाके ये एक्सरसाइज खत्म होगी और ये इंडिया और मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है 2012 से ये एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है। और ज्वाइंट एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज में रिलेशंस को इम्प्रूव करेगी। साथ में इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी के बीच में जो रिलेशंस हैं उसके साथ साथ इम्प्रूव होने के साथ साथ हमारा आपस में कनेक्शन भी जो है वो इम्प्रूव होगा कि किसी भी आपदा को दोनों कंट्रीज किस तरह से इकट्ठे होकर सॉल्व कर सकती हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट? कौन सा पॉइंट सही नहीं है उसको ध्यान से देखना है, जो कि अमेंडमेंट्स की गई हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, ताकि इंश्योरेंस कंपनी जो रजिस्टर हो रही है, जो इन्वेस्ट कर रही है, जो उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो कि डायरेक्टली अब जो है वो पैसे के तौर पे इंश्योरेंस कंपनीज में डाले जा सकते हैं या इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से इन्वेस्ट किए जाते हैं थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल, अब वो ऑप्शनल कर दिए गए हैं। जबकि पहले कुछ परसेंटेज होता था कि इतना प्राइवेट इक्विटी फंड जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज ने लगना ही लगना है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, ये ऑप्शनल कर दिया गया है। जो कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं अब वो 9 इंश्योरर्स के साथ जो है वो टाई अप कर सकते हैं। 9 इंश्योरर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं। पहले वो 3 के साथ ही टाई अप कर सकते थे, अब 9 इंश्योरर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं। और इंश्योरेंस मार्केटिंग जो फर्म्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो 6 इंश्योरर्स के थ्रू बेच सकते हैं। पहले वो 2 के साथ ही बेच सकते थे और वो हर कैटेगरी के अंदर 6 है, लाइक लाइफ के अंदर भी 6, जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी और हेल्थ केयर के अंदर भी। ये भी बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। और जो इंसॉल्वेंसी यहाँ पे आप देख रहे हो, सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो कम कर दी गई है, वो 0.50% से 0.20% कर दी है। अगर यूनिट लिंक प्लान्स देखें लाइफ इंश्योरेंस के, यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये पहले 0.80% था और इसको रिड्यूस करके 0.60% कर दिया गया, मतलब 0.20% की सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो कम की गई है लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूनिट लिंक प्लान्स में। और अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना में देखें तो ये सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो पहले
0.10% थी, अब ये 0.05% कर दी है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। और जो प्रमोटर्स हैं वो अपने स्टेक को कम कर सकते हैं, 26% तक लेके आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि इंश्योरर जो है वो एक सेटिस्फैक्ट्री सॉल्वेंसी रिकॉर्ड होना चाहिए उसका 5 साल के लिए, और वो एक लिस्टेड एंटिटी होनी चाहिए। तो ये भी बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना जाते हुए आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से पढ़ सकते हैं, और इसमें थर्ड ऑप्शन को आपने खास तौर से याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी शहर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिसेंटली अनाउंस करते हैं कि वो इंडिया का फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे सोलर पावर प्लांट के लिए? ये याद रखना है, इससे पहले भी म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जो है वो इशू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोलर पावर प्लांट के लिए। और ये हमारे पास म्युनिसिपैलिटी है कौन से शहर की? इंदौर की। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि मध्य प्रदेश में है, उसने अनाउंस किया है कि हम लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसको हम म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड के नाम से जानेंगे, वो इंडिया का ऐसा पहला बॉन्ड होगा जो कि सोलर पावर प्लांट में इन्वेस्टमेंट जो है वो करेगा। मतलब लोगों को ये बॉन्ड्स दिए जाएंगे, जब लोगों को बॉन्ड दिए जाएंगे तो पैसा जो है वो म्युनिसिपैलिटी के पास आएगा और वो आगे सोलर पावर प्लांट में इस पैसे को लगाएगा। और ये 10 साल का बॉन्ड होगा, दिसंबर 2022 में इसको इशू किया जाएगा, और उम्मीद है लगभग 2.6 बिलियन रुपीस जो है वो यहाँ से आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, उसमें नए मर्चेंट्स जो हैं शामिल करने के लिए रोक लगा दी है कौन से पेमेंट कंपनी के ऊपर? और ये कंपनी है हमारे पास पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो कोई भी ऑनलाइन मर्चेंट जो है वो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के ऊपर रजिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को कहा है, जो कि फुली ओन्ड सब्सिडरी है पेटीएम की, कि आप दोबारा से रीअप्लाई करें एक बार, जो कि आप पेमेंट एग्रीगेटर बनना चाहते हो कई ऑनलाइन मर्चेंट्स के लिए। तो कोई भी ऑनलाइन मर्चेंट है वो लोगों तक अपनी सुविधाएं पहुंचाना चाहता है, तो वो पेटीएम का यूज़ करते हैं कि पेटीएम के थ्रू अपनी चीज़ें बेचते हैं, मतलब एक तरह से पेमेंट एग्रीगेटर बनते हैं। तो इन पेमेंट एग्रीगेटर बनने के लिए आपको आरबीआई से लाइसेंस चाहिए। तो आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम को दोबारा से अप्लाई करें, और इसलिए अब नए ऑनलाइन मर्चेंट्स को वो तब तक जो है वो नहीं शामिल कर सकता जबकि आरबीआई उनकी एप्लीकेशन को दोबारा से मंजूर नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि अब पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को अपनी एप्लीकेशन को रीसबमिट करना पड़ेगा 120 दिन के अंदर अंदर, ताकि वो पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज को आगे दोबारा से दे सकें और नए जो मर्चेंट्स हैं उनको दोबारा से अपनी सर्विसेज देके रजिस्टर कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अगर 2022 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स जो कि कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए दिए जाते हैं, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जो कि कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए वर अवार्डेड टू 13 अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स। तो 13 प्रोजेक्ट्स को दिए गए जो कि 6 अलग अलग कंट्रीज में एशिया पैसिफिक एरिया में चल रहे थे। और ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, थाईलैंड है, ईरान है और चाइना है। तो इन 6 कंट्रीज में 13 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को ये अवार्ड दिए गए। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है हैज बीन अवार्डेड टू हीरेक रिस्टोरेशन ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम। और ये वास्तु संग्रहालय म्यूजियम जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, उसको दोबारा से रेनोवेट किया गया, उसको ठीक किया गया, तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है वो उसको मिला है। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। अंडर द अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन कैटेगरी स्टेप वेल्स ऑफ गोलकोंडा हैदराबाद, उसको अवार्ड जो है वो दिया गया अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन कैटेगरी के अंदर। ये आप खास तौर से याद रखेंगे, 2 बहुत ही फेमस, एक तो हमारे पास अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, और एक अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन कैटेगरी जो स्टेप वेल्स हैं गोलकोंडा के, उसको दिया गया। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑल ए बी सी। अगला क्वेश्चन आते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसको रिसेंटली 17th एडिशन ऑफ बीबीवीए फाउंडेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया। तो एक इंपॉर्टेंट आपने इसमें कीवर्ड याद रखना है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? ये स्पेशली मिला है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट को। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो ये 17th एडिशन था BBVA फाउंडेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड, क्योंकि इनका स्नो लेपर्ड्स इकोसिस्टम को ठीक करने में, उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। और स्नो लेपर्ड ट्रस्ट जो है वो एक सिएटल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सिएटल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्निकल और फाइनेंशियल पार्टनरशिप करती है
ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से रिसेंटली PSLV C54 लॉन्च किया गया, जो कि 9 सैटेलाइट्स को लेके जाता है, जिसमें एक इंडिया की सैटेलाइट है, इंडिया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 6, और एक जो है वो INS-2B है, जो कि कौन सी कंट्री की सैटेलाइट है। तो आपने बताना है रिसेंटली PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C54 रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया। ये 9 सैटेलाइट्स को लेके गया है और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश से। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसमें इसरो ने इंडिया का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 नंबर का लॉन्च किया है, और साथ ही साथ इसमें INS-2B जो कि किसका सैटेलाइट है, भूटान का, उसको भी साथ में लॉन्च किया है। ये आपने खास तौर से इसमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में थर्ड ऑफ द 4 सर्वे वेसल्स, तो तीसरा जो 4 सर्वे वेसल्स बनानी है उसकी तीसरी वेसल जिसका नाम है प्रोजेक्ट इक्षक, वो लॉन्च किया गया लार्सन एंड ट्यूब्रो की जो कट्टुपल्ली फैसिलिटी है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। तो उस थर्ड सर्वे वेसल को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है इक्षक। कौन सी कंपनी है जिसने इस इक्षक को बनाया है L&T की मदद के साथ इंडियन नेवी के लिए, और ये कंपनी हमारे पास है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। तो आपने याद रखना है नाम क्या है इसका, इक्षक। तीसरा ये आप कह सकते हो सर्वे वेसल है लार्ज कैटेगरी के अंदर, 4 बनाने हैं टोटल, ये तीसरा है, और ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। और आप कह सकते हो कि जो ये SVL है या सर्वे वेसल है लार्ज कैटेगरी के अंदर, ये जो रिसेंटली चल रही हैं संध्यक क्लास सर्वे शिप्स चल रही है उनको रिप्लेस करेंगी, और ये नई जनरेशन की हमारे पास सर्वे वेसल्स जो हैं वो इंडियन आर्मी के अंदर शामिल की जाएंगी, ताकि एक अच्छा ओशनोग्राफिक डाटा जो है वो हमारे पास आ सके। ये 110 मीटर लंबी जो है वो सर्वे वेसल है, 16 मीटर ये चौड़ी है, और लगभग इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3400 मतलब 3400 टन है, और इसमें 231 पर्सोनल जो है वो एट ए टाइम जो है वो खास में काम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्पेस टेक स्टार्टअप, कौन सा स्पेस टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप है जो कि रिसेंटली इंडिया का पहला लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर लॉन्च करता है, उसको इनॉग्रेट करता है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। और ये हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। इसमें खास बात क्या है कि ये प्राइवेट लॉन्च पैड एक लॉन्च किया गया है, एक उसमें जगह जो है वो बनाई गई, एक लॉन्च पैड बनाया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर में, और ये कौन सी कंपनी ऑन करती है, अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, इंडिया का पहला ऐसा प्राइवेट लॉन्च पैड जो है वो इसने डिजाइन किया, ऑपरेट करेगा ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। इसके 2 सेक्शंस हैं इस लॉन्च पैड के, एक तो अग्निकुल लॉन्च पैड होगा और एक अग्निकुल मिशन कंट्रोल सेंटर होगा, अग्निकुल मिशन कंट्रोल सेंटर। तो ये आपने याद रखना है, और इसको स्पेशली इनॉग्रेट किया है सोमनाथ जी ने, जो कि चेयरमैन है किसके, इसरो के, और इसको डिजाइन किया अग्निकुल की मदद से, और इसरो में बहुत बड़ा सहयोग इसमें दिया है, और साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन है इन स्पेस, इसका मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। नवंबर 2022 में कनाडा जो है वो पहला डेविस कप टाइटल जीतता है, कौन सी कंट्री को हरा के, इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेविस कप है, और कौन सी कंट्री को हराया है, कनाडा को जो है वो जीत हासिल हुई है, और कौन सी कंट्री को हराया है, ऑस्ट्रेलिया को। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। ये 13 से लेके 18 सितंबर के बीच में खेला गया इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट जो अभी 22 से लेके 27 नवंबर के बीच में खेला गया, और हमारे पास विजेता कौन सी कंट्री आई, कनाडा। ये इस बार डेविस कप का 110 नंबर का ये एडिशन था, और ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दी डैश रेजिंग डे, कौन सा रेजिंग डे जो है वो नेशनल कैडेट कॉर्प्स जिसको NCC के नाम से जाना जाता है वो इंडिया में मनाया गया 27 अक्टूबर नहीं आएगा, यहाँ पे नवंबर आएगा, 27 नवंबर 2022 को। और आपने याद रखना है नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन, वो 1948 में बनाया गया था NCC को, और ये हर साल जो चौथा संडे होता है नवंबर के महीने का, उस दिन इसका रेजिंग डे मनाया जाता है। और इस बार 74th रेजिंग डे था, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि 1948 में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया गया था। और 74th रेजिंग डे का जो पूरा का पूरा एक सेलिब्रेशन है
वो न्यू दिल्ली में किया गया एनसीसी फर्टिनिटी की तरफ से, जो भी एनसीसी से बिलोंग करते हैं, नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी रिसेंटली एक्सटेंड करती है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट $1 बिलियन का जीई एरोस्पेस के साथ, ताकि वो प्रोडक्शन और सप्लाई के ऊपर फोकस कर सकें कई एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। तो वो इंडिया की कंपनी है जिसने जीई एरोस्पेस के साथ टाई अप किया और ये $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मिला है। और ये कंपनी हमारे पास कौन सी है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो ये है हमारे पास जीई एरोस्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम, जो कि दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है $1 बिलियन का। तो दोनों मिलके कई तरह के एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स बनाएंगे और उसकी सप्लाई करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सा एडिशन है अस्त्रा हिंद एक्सरसाइज का, जो कि एक ज्वाइंट मिलिट्री बाइलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि इंडिया की आर्मी और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के बीच में की गई। तो आपने याद रखना है, अस्त्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब इंडिया, तो अस्त्रा हिंद एक्सरसाइज। तो पहला तो यही हो गया। दूसरा, कौन कौन सी कंट्री? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तीसरा, कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान में। तो सिर्फ इतना याद रखें कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? राजस्थान में। और अस्त्रा हिंद जो है वो पहला एडिशन है इस एक्सरसाइज का। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो बहुत ही सिंपल सा है कि ये इंडियन आर्मी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डोगरा रेजिमेंट, और साथ में आपने याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन आर्मी जो है वो इस बीकानेर राजस्थान में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इसमें से इनकरेक्ट हैं? अगर हम क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स देखें ऑन डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट, जो कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का डाटा है सितंबर 2022 का, जो कि रिलीज किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से इनकरेक्ट हैं। तो पहले, एज पर दी आरबीआई डाटा इंप्रूवमेंट हुआ है बैंक क्रेडिट ग्रोथ में 15.2% तक सितंबर के क्वार्टर के अंदर, और ये क्वार्टर 2 है फाइनेंशियल ईयर 23 का। पहले ये क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 22 का जो था उसमें 6% था। तो आप कह सकते हो कि जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, 15.2% नहीं है, ये 17.2% है। ये आपने याद रखना है, 17.2% क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 23 में। और अगर आप देखोगे क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 22 में कितनी इंप्रूवमेंट थी? 7% थी, अभी 17.2% है। और अगर हम क्वार्टर 1 की भी बात करें, क्वार्टर 1 में अभी फाइनेंशियल ईयर 23 में ये इंप्रूवमेंट जो है 14.2% थी। तो सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट जो है वो देखी गई है क्वार्टर 2 में। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है, हमने इसको करेक्ट कर दिया। और टर्म डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो ईयर टू ईयर बढ़ रहा है। टर्म डिपॉजिट्स में हम एफडी ले सकते हैं, आरडी ले सकते हैं। वो 10.2% तक हो गया क्वार्टर 2 में फाइनेंशियल ईयर 23 में, जबकि ये क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 22 में 6.4% था। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। और आरबीआई ने कई कोऑपरेटिव बैंक्स लाइक 7 कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर पेनल्टीज लगाई हैं, जैसे कि भारत कोऑपरेटिव बैंक जो कि मुंबई महाराष्ट्र का है, इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश का है, और भी कई कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जैसे त्रिचनापल्ली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो कि तमिलनाडु का है, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक जो कि बेंगलुरु का है। तो इस तरह से 7 कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर पेनल्टीज लगाई हैं। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ए है सिर्फ, तो आंसर क्या होगा? ओनली ए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नवंबर 2022 में सेबी ने अपनी 2 कमेटीज को रिस्ट्रक्चर किया है। एक कमेटी जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए है, एफपीआईज के लिए है, और सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए है दूसरी कमेटी। तो 2 कमेटीज खास तौर से आपने याद रखनी है। और पहली कमेटी के अंदर जो है वो एडवाइजरी कमेटी है जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए है। उसमें कितने लोग हैं जिसको लीड करेंगे? हसमुख हदिया जी। तो इसमें आपने याद रखना है टोटल लोग हैं 16 मेंबर की ये कमेटी है। और एक 18 मेंबर की कमेटी है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पैनल को लेकर, और इसको लीड करेंगे आर बाला सुब्रमण्यम जी। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका 2 होगा। तो आरबीआई ने ये रीस्ट्रक्चरिंग स्पेशली की है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए और सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये दोनों कमेटीज, मतलब सेबी की दोनों कमेटीज हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एज पर दी फोर्ब्स इंडिया 100 रिचेस्ट लिस्ट 2022 की अगर हम देखें नवंबर 2022 तक, तो किसने टॉप किया है $150 बिलियन तक इंडिया के अंदर? मतलब नेटवर्थ जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा है, $150 बिलियन तक है। और ये पर्सनैलिटी हमारे पास कौन है? वन एंड ओनली गौतम अदानी। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं था, अदानी एंटरप्राइज के चेयरमैन हैं, $150 बिलियन की नेटवर्थ हैं, और पूरे इंडिया के ये टॉप रिचेस्ट पर्सन हैं।
और पूरे वर्ल्ड में ये सेकंड रिचेस्ट पर्सन के तौर पे गिने जाते हैं। 150 बिलियन डॉलर की इनकी टोटल नेटवर्थ है। और इसमें दूसरे स्थान पे मुकेश अंबानी है, याद रख सकते हो। और तीसरे स्थान पे राधा किशन दमानी जी हैं, जो कि सुपर मार्ट्स के मालिक हैं, जो डी मार्ट हैं उनके मालिक हैं। और 27.6 बिलियन डॉलर इनकी जो नेटवर्थ है वो आंकी गई है। इंडिया में अगर हम रैंकिंग बात करें, गौतम अदानी पहले पे, दूसरे पे मुकेश अंबानी, तीसरे पे राधा किशन दमानी। और अगर आप वुमेन्स की लिस्ट में बात करोगे, वुमेन की लिस्ट में सबसे ऊपर है सवित्री जिंदल, जो कि चेयरपर्सन है ओपी जिंदल ग्रुप की। तो वो रिचेस्ट वुमेन के तौर पे आगे आई हैं। उनकी टोटल नेटवर्थ है 16.4 बिलियन डॉलर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट? कौन से पॉइंट्स करेक्ट हैं? अगर 11th एडिशन देखें फिकी का, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट का, और टफ 2022 इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 का। तो एक बार स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि सेक्टर 14 में है, फरीदाबाद हरियाणा में, वो उसको बेस्ट स्कूल जो है वो आंका गया है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो बिल्कुल सही, आपने याद रखना है नाम, मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं फॉर्मर रणजी क्रिकेटर सरकार तलवर, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि कहाँ पे है, मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 2022 का। तो ये भी बात यहाँ पे सही है। अवनी लखेरा, एक बहुत बड़ा नाम इंडियन पैरालंपिक्स में, और साथ में राइफल शूटर हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते थे टोक्यो 2022 पैरालंपिक्स के अंदर। उनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। और भी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन खास तौर से आपने एक तो मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखना है, और एक अवनी लखेरा का नाम आपने याद रखना है। और फिक्की ने रिसेंटली 11th एडिशन जो है वो #टफ 2022 जो है वो अनाउंस किया है। और साथ ही इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। और इसका थीम क्या रखा गया था? विजन 2047, इंडियन स्पोर्ट्स आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि 100 साल आजादी के पूरे हो जाएंगे। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑल 1 2 3। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा वर्ड सिलेक्ट किया गया है मरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर 2022? तो एक आप कह सकते हो कि यूएसए की डिक्शनरी पब्लिशर मरियम वेबस्टर, उन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर जो डिक्लेयर किया है वो गैस लाइटनिंग के ऊपर डिक्लेयर किया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो मरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग गैस लाइटिंग जो है उसका मतलब है एक ऐसा काम करना, एक ऐसी एक्ट करना जो कि किसी को मिसलीड कर सकता है, किसी को जानबूझ के मिसलीड करना, एक गलत प्रैक्टिस के थ्रू या किसी भी काम के थ्रू अपनी एडवांटेज के लिए, अपने फायदे के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? गैस लाइटिंग। तो वही है मरियम वेबस्टर्स का वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ लगाए गए हैं सुंदर रमन रामामूर्ति। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है, सेबी की तरफ से अप्रूवल दी गई है कि सुंदर रमन रामामूर्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ लगाया जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे आशीष कुमार चौहान, जो कि रिजाइन कर चुके हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चीफ के तौर पे। और इन्होंने जुलाई 2022 में ही इस पद के ऊपर जो है वो रिजाइन कर दिया था, और इसके बाद इन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ज्वाइन कर लिया था एज ए एमडी एंड सीईओ। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द एयरक्राफ्ट इंजन्स दैट हैव रिसेंटली टेस्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड एयरक्राफ्ट इंजन अलोंग विद इट्स टेस्टिंग प्रोग्राम पार्टनर ईजीजेट। तो ईजीजेट की मदद से मिलके ऐसे एयरक्राफ्ट का इंजन का नाम बताना है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर टेस्ट किया गया है, और ये इंजन है रोल्स रॉयल्स पीएलसी का। तो आंसर क्या होगा इसको? 4। तो रोल्स रॉयस पीएलसी जो कि एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर एयरक्राफ्ट इंजन्स का है, उन्होंने टेस्टिंग की है ईजीजेट के साथ मिलके, और ये टेस्टिंग हुई है हाइड्रोजन बेस्ड एयरक्राफ्ट इंजन की, ताकि एयरक्राफ्ट में भी हाइड्रोजन फ्यूल का यूज किया जा सके। और वर्ल्ड का ये फर्स्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट इंजन है जो कि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाएगा, उड़ान के लिए इसको यूज किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। When was the United Nation International Day of Solidarity with the Palestinian People 2022 जो है वो कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, और ये मनाया गया 29 नवंबर 2022 को। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। और आपने याद रखना है ये 1978 से मनाया जा रहा है, बहुत ही बड़ी बात है, 1978 से इसको मनाया जा रहा है।
ताकि जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे जो लोग डरे हैं उसको किसी तरह से हम खत्म कर सकें और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि हमने उनके साथ खड़े होना है किसी भी बुरे वक्त के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट अब्दे फतह अल सीसी जो हैं वो चीफ गेस्ट होंगे 2023 के रिपब्लिक डे परेड के ऊपर? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने खास तौर से इसको याद रखना है। 2023 के रिपब्लिक डे परेड के अंदर अब्दा फतह अल सीसी जो हैं वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? और ये हैं हमारे पास इजिप्ट के। तो आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि 2023 की जो रिपब्लिक डे परेड होगी उसमें एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे इनको शामिल किया जाएगा। तो ये थे हमारे पास नवंबर के चौथे सप्ताह के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आप हमारे हर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है या टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।